चलिए, तो पहला सवाल है, इसका जवाब मुझे बताइए। कह रहे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, मुझे बताइए। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है साथियों? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अच्छा, विक्रम साराभाई को क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इन्होंने साथियों 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है साथियों? हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। तो इसरो की स्थापना कब की गई? 1969 में। किसने की? तो साथियों विक्रम साराभाई ने की। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, और ये बहुत ही जरूरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कह रहे कि धौलावीरा ये किस राज्य में है, मुझे बताइए। देखिए ये जो स्थान है ना साथियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और ये क्यों साथियों महत्वपूर्ण है? क्योंकि साथियों ये विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। जो आपका धौलावीरा है ना साथियों, ये विश्व धरोहर वाली जो सूची है ना साथियों, विश्व धरोहर वाली, एक सेकेंड, विश्व धरोहर का साथियों सूची है, ये उसमें शामिल है। और ये भारत का साथियों एक तरीके से अगर बात करें 40वें नंबर का ऐसा स्थल है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। तो कुल मिला के इसीलिए ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि धौलावीरा कहां पर है। तो ये साथियों गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। तो धौलावीरा की अगर बात करें धरोहर स्थल के रूप में इसको कब घोषित किया गया? 2021 में साथियों इसको इस सूची में शामिल किया गया। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से साथियों लागू किया गया था, मुझे बताइए। देखिए एकता प्रणाली की शुरुआत अगर बात करें तो साथियों कब की गई? 1226 में इसकी शुरुआत की गई। अच्छा, किसके द्वारा की गई? तो इल्तुतमिश के द्वारा साथियों इसकी स्थापना की गई। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ाई गई थी, मुझे बताइए। तो अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें ये पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके के बीच लड़ाई गई थी? तो अहमद शाह अब्दाली के बीच, क्या अहमद शाह अब्दाली के बीच और साथियों मराठों के बीच लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठों के बीच लड़ी गई थी। इसमें जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली जीते थे। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी साथियों? 1556 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी साथियों? ये मैंने अभी आपको बताया है 1761 में हुई थी। ये तीनों लड़ाइयों के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे साथियों, मुझे बताइए। देखिए यहां पर एक सवाल आपसे पूछा जाता है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसने की? आपसे क्या पूछा जाएगा? ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना, क्या साथियों? ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना साथियों किसने की? तो एनी बेसेंट ने की। किसने की साथियों? एनी बेसेंट ने की। ये आपको साथियों याद रखना है। अच्छा, यहां पर होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए किसके द्वारा की गई। फटाफट आप लोग बता दीजिए। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, जोसेफ बेसेंट या मोहम्मद अली जिन्ना। अगर होम रूल लीग आ जाए तब भी आपको साथियों एनी बेसेंट लगा देना है। लेकिन अगर ऑल इंडिया होम रूल लीग आ जाए तब भी आपको एनी बेसेंट ही साथियों लगा देना है ना। अगर एनी बेसेंट साथियों ऑप्शन में नहीं होगा तो ये समझ लीजिए बाल गंगाधर तिलक होगा। क्या होगा साथियों? बाल गंगाधर तिलक होगा। तो आपको बाल गंगाधर तिलक लगा देना है, क्योंकि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने भी साथियों होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये दोनों बातें आपको साथियों मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं, यानी कि लिए गए हैं, मुझे बताइए। देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों का जिक्र जो किया गया है साथियों वो भाग 3 में किया गया है। अच्छा, कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में साथियों मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। अच्छा, भाग 3 की जब हम बात करते हैं तो संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। क्या साथियों? भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारत का अधिकार पत्र साथियों भाग 3 को कहा जाता है संविधान के। ठीक है ना। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो साथियों 6 है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें आपसे पूछी जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है साथियों? एक तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं,
है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से साथियों मौलिक कर्तव्य लिए गए। रूस से क्या लिया गया, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ये आपको साथियों यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको कई बार बता चुका हूं आयरलैंड से क्या लिया गया है साथियों, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से ही साथियों लिए गए हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है साथियों, आप लोग मुझे बता दीजिए। तो ये कौन सी अनुसूची में, ये तो 7वीं अनुसूची में है। अच्छा, कुछ अनुसूचियां हैं उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है, तो शहरी स्थानीय, क्या साथियों, शहरी स्थानीय स्वशासन का, शहरी स्थानीय स्वशासन की अगर बात करते हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन का की बात किस अनुसूची में की गई है, तो 12वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची मैंने आपको बता दी है कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का जिक्र जो किया गया है वो 7वीं अनुसूची में की गई है। और 8वीं अनुसूची में साथियों राजभाषा का जिक्र किया गया, किसका, राजभाषा का जिक्र किया गया है। और 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो दल बदल प्रणाली के बारे में इसमें बताया गया, किसके बारे में साथियों, इसमें बताया गया है दल बदल प्रणाली के बारे में। दल बदल प्रणाली के बारे में साथियों कौन सी अनुसूची कहती है, तो मैं कहूंगा 10वीं अनुसूची कहती है। इतनी जानकारी आपको यहां पर याद रखना चाहिए। आंसर आपका कुल मिला के मैंने आपको बता दिया है, बी हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कह रहे पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों आपका जवाब क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों मेंटल है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का जो मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है ना, कौन सा भाग होता है, तो साथियों मेंटल ही होता है। उसके बाद देखिए एटलस पर्वतमाला ये किस महाद्वीप में स्थित है साथियों, मुझे बताइए। कहां पर, एशिया महाद्वीप में। ये बहुत आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, एटलस पर्वतमाला कहां पर है, एशिया महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप महाद्वीप में या अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष साथियों पेश किया गया था, ये कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो देखिए एक संविधान संशोधन होता है जिसका नाम है साथियों 86वां संविधान संशोधन। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन। ये कब होता है, 2002 में होता है। इसके तहत साथियों अनुच्छेद 21 के का को जोड़ा जाता है, क्या, अनुच्छेद 21 के का को जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि जो भी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको एक तो निशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उनको शिक्षा देना कंपलसरी होगा, है ना। तो ये एक मौलिक अधिकार साथियों हो जाएगा। तो कुल मिला के ये किस वर्ष पेश किया गया, तो ये साथियों 2009 में पेश किया गया, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से अगर बात करिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये पारित कब किया गया, तो पारित साथियों 2009 में किया गया, लेकिन ये लागू कब से हुआ साथियों, 1 अप्रैल, क्या साथियों, 1 अप्रैल 2010 से साथियों लागू है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया और उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कहा गया कि भैया तुम्हारे लिए शिक्षा कंपलसरी है और अनिवार्य है और निःशुल्क है। तो कुल मिला के आंसर आपका आ गया है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो गणगौर एक तरीके से त्योहार है ये कहां पर मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो गणगौर की अगर बात करते हैं तो ये तो राजस्थान का त्योहार है भैया, कहां का, ये राजस्थान का त्योहार है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि उस्ताद अमजद अली खान ये किस वाद्य यंत्र के वादक हैं, मुझे बताइए। तो ये तो साथियों सरोद वादक हैं, क्या, सरोद वादक हैं अमजद अली खान। अच्छा यहां पर अगर बात करते हैं बांसुरी वादक की, एक नाम आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया, क्या, हरि प्रसाद चौरसिया की अगर बात करते हैं साथियों तो ये कौन है, ये बांसुरी वादक हैं। शहनाई वादक की अगर बात करें तो इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्या साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करते हैं तो ये शहनाई वादक हैं। संतूर वादक की अगर बात करें तो साथियों ये शिव कुमार हो जाएंगे, शिव कुमार शर्मा इनका नाम है और शिव कुमार शर्मा ही संतूर वादक हैं। तो ये तीनों चारों आप लोग याद रखेंगे, यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल करके आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, ये मुझे बता दीजिए। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और यही साथियों राष्ट्रगीत के रचयिता भी हैं, राष्ट्रगीत के रचयिता भी यही हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, बताइए। तो सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था वो चार्ल्स किसने किया था, विलिंगसन ने किया था, चार्ल्स विलिंगसन ने किया था
भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद, और कब किया था साथियों? 1785 में किया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है कि जो आपका गीता है ना, गीता साथियों, गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? क्या गीता का जो फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था वो किसने करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है साथियों रज़मनामा के बारे में। तो रज़मनामा, ठीक है ना, रज़मनामा नाम से जो है ना ये महाभारत का साथियों अनुवाद करवाया गया था। तो महाभारत का जो अनुवाद करवाया गया था वो रज़मनामा के नाम से करवाया गया था और फारसी में साथियों करवाया गया था। तो ये किसके समय में हुआ था ये आपसे पूछा जाता है। तो ये साथियों अकबर के समय में हुआ था। इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। 3 टॉप लेवल की मैंने चीजें आपको बताई हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो भैया कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके की खोज के लिए दिया गया था। यानी कि कौन से टीके की खोज के लिए दिया गया था? सबसे पहले मैं आपको नाम एक बता देता हूं यहां पर, वॉन बेहरिंग। इनका नाम सबसे पहले आप लोग याद रखें। क्यों ध्यान रखेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूं। इनका नाम है वॉन बेहरिंग, ठीक है ना। और इनको ही साथियों क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्यों दिया गया था इनको साथियों? डिप्थीरिया के टीके के लिए दिया गया था। क्या साथियों? डिप्थीरिया के टीके की इन्होंने खोज की थी। डिप्थीरिया के टीके की इन्होंने साथियों क्या की थी? खोज की थी। ये आपको याद रखना चाहिए कब की थी। और 1901 में साथियों इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कुल मिला के चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में कौन से टीके की खोज के लिए दिया गया? तो डिप्थीरिया के लिए दिया गया। और किसको दिया गया? तो वॉन बेहरिंग को दिया गया। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए FAO एक विशेष एजेंसी है, बिल्कुल है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये क्या है? ये जो UN यानी कि यूनाइटेड नेशन की ओर से कार्य करती, इसकी फुल फॉर्म आपसे, फुल फॉर्म तो मैंने पहले ही आपको बता दी। फंड तो नहीं होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा, बिल्कुल सही। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई? 1945 में साथियों इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों? इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इटली के रोम में साथियों इसका हेडक्वार्टर है। ये बात आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपको देखना है और मुझे बताना है कि इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा। कह रहेंगे जो एजरा कप है ना, एजरा कप, ये किस खेल में दिया जाता है साथियों? ये बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है? फटाफट बताइए। तो ये साथियों पोलो के खेल में दिया जाता है। किसके खेल में? पोलो के। और पोलो के खेल में प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जो नाम द्रोलिंग मठ है ये भारत के किस राज्य में है साथियों? बताइए। तो ये साथियों कहां पर है? ये तो कर्नाटक में है। जो नाम द्रोलिंग मठ है ना, ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए करके विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह वृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया? तो आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है कि वृहत संहिता किसके द्वारा लिखित है, ये आप लोग मुझे एक बार साथियों बता दीजिए। तो ये पता किसके द्वारा लिखित है? ये वाराहमिहिर के द्वारा लिखित है। अच्छा, वाराहमिहिर पता कौन थे साथियों? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम तो आपने सुना होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, इसके दरबार में साथियों 9 रत्न थे। तो उन 9 रत्नों में से साथियों एक थे वाराहमिहिर। इनके बारे में साथियों इनकी 3 जो पुस्तकें वो आपसे बहुत आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं एक एक करके साथियों तीनों के बारे में। तो देखिए पंच सिद्धांतिका आपसे पूछी जाएगी। क्या आपसे पूछी जाएगी कि पंच सिद्धांतिका रचना किसकी है? तो साथियों ये किसकी है? वाराहमिहिर की है। उसके अलावा आपसे पूछी जाएगी वृहत संहिता। क्या साथियों? आपसे पूछी जाएगी वृहत संहिता, जो अभी प्रश्न में साथियों जिसका जिक्र किया गया है। उसके अलावा आपसे पूछी जाएगी वृहत जातक। क्या साथियों? वृहत जातक। तो ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? ये तीनों पुस्तकें साथियों वाराहमिहिर के हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, है ना। अच्छा, यहां पर कलहड़ का जिक्र आ गया है। तो कलहड़ की एक रचना है जो बहुत फेमस है साथियों, राजतरंगिणी। क्या राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कलहड़ की है। उसके अलावा चरक की अगर बात करें तो चरक संहिता, ये आप लोग याद रखेंगे।
चरक संहिता किसकी रचना है? तो ये साथियों चरक संहिता की रचना, चरक संहिता चरक की रचना है। नागार्जुन की अगर बात करें तो एक कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग मुझे बता दी नागार्जुन के बारे में। चलिए खैर, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है मुझे बताइए। तो संवेग बराबर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए, संवेग बराबर होता है साथियों द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान गुणा वेग। अगर कभी भी न्यूमेरिकल टाइप का सवाल आ जाएगा, कहा जाएगा द्रव्यमान इतना है, वेग इतना है, तो संवेग बताइए, तो दोनों की गुणा कर देना, आपको संवेग मालूम पड़ जाएगा। लेकिन यहां पर तो कुछ और आपसे पूछा गया है, इसका मात्रक पूछा गया, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर बटे सेकंड कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए आपको मालूम होना चाहिए साथियों, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर साथियों होता है बल गुणा विस्थापन। क्या? बल गुणा विस्थापन, ये हो जाएगी। ये सूत्र बहुत याद रखेंगे आप लोग। तो कार्य आपसे पूछा गया, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो भैया कार्य कितना होगा? बल कितना है यहाँ पर? 50 न्यूटन का तो बल है, और कितना उसको विस्थापित किया जाता है? कितना विस्थापित किया जाता है? 10 मीटर उसको विस्थापित किया जाता है। तो कुल मिला के कार्य आपका कितना निकल आएगा? कार्य आपका 50 जूल यहाँ पर निकल आएगा। तो कुल मिला के 50 जूल कौन से ऑप्शन में है? कहाँ गया? ये ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया। सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो मैं कहूंगा वेग की दिशा के विपरीत होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर होता है? तो साथियों मैं कह सकता हूं 32 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु की अगर बात करें तो ये साथियों ठोस विलयन का उदाहरण है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो इनमें से साथियों उपधातु की अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए जो तत्व होते हैं, जिसके मान लीजिए अगर कोई धातु है और अधातु, यानी कि उसके अंदर साथियों धातु के भी गुण पाए जा रहे हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको उपधातु कहा जाएगा, है ना? उसको उपधातु कहा जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर बात करते हैं तो कौन सी एक उपधातु है, बात आपसे पूछी जा रही है, तो मैं कह सकता हूं जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन, ये साथियों एक उपधातु है, यानी कि इसको अर्ध धातु भी कहा जाता है। उपधातु को क्या कहा जाता है? अर्ध धातु भी कहा जाता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, देखिए और मुझे बताइए। आपसे कहा यह जा रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता था? तो साथियों इसको क्या नृविज्ञान कहा जाता था, पुरातत्व विज्ञान कहा जाता था, जीवाश्म विज्ञान? बिल्कुल साथियों, इसको तो जीवाश्म विज्ञान ही कहा जाता था। क्या इसको जीवाश्म विज्ञान कहा जाता था? ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, है ना? चलिए, यानी कि जीवाश्म विज्ञान आ जाए या पैलियोटोलॉजी आ जाए, क्या पैलियोटोलॉजी आ जाए, ये भी आप लोग साथियों मालूम होना चाहिए आपको। चलिए, अच्छा यहां पर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है औषध विज्ञान, यानी कि फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो जड़ी बूटियों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? वो फार्माकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात औषध विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है पुरातत्व विज्ञान, तो पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जो मानव की संस्कृति का जो विकास होता है ना, उसके बारे में साथियों जानकारी यहां पर दी जाती है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों प्राकृतिक चयन कहा जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होता है? तो साथियों कहां पर होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? मैं कहूंगा क्या किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है खमीर, या
किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता। मैं कहूंगा ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला देखिए कह रहे कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को साथियों क्या कहा जाता है? तो इस वृद्धि को साथियों क्या कहा जाता है मुझे बताइए? गुरुत्वानुपर्तन कहा जाता है। ये आप लोग याद रखें। यानी कि अगर सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो डिक्टो सवाल आएगा। ऑप्शन नंबर बी मैंने आपको बताया है, गुरुत्वानुवर्तन बताया है मैंने आपको। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो बैकअप की जब हम साथियों बात करते हैं यहां पर, तो कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि है बैकअप, सही। यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, बिल्कुल। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती, भैया बैकअप की आवश्यकता होती है। तो ये सच नहीं है, नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? यानी कि वायरस की फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो वायरस की साथियों जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? वाइटल इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स हो जाएगा, नहीं। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज हो जाएगा, बिल्कुल साथियों। ये आप लोग याद रखेंगे, वायरस की फुल फॉर्म यही हो जाएगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो साथियों किसे शामिल किया गया है? द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। अगला देखिए कह रहे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो कितने डेसिबल का है साथियों? 45 डेसिबल का, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए रात में। चलिए अगला देखिए कह रहे कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां पर बनेगा? तो भारत का पहला फ्लोटिंग घाट साथियों कहां बनेगा? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण संपन्न हुआ है? तो मैं कहूंगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह अभ्यास है डस्टलिक, इसका छठा संस्करण पूर्ण हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक साथियों कौन बने हैं? तो इनका नाम अनंत अंबानी है और अनंत अंबानी ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक बने हैं, यानी कि ये साथियों एमडी बने हैं। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जो सुदीरमन कप है ना, बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 वाला, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है साथियों चीन में, और चीन के जियामिन में साथियों इसका आयोजन किया गया है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि कुल एआई निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन सा देश साथियों शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा अमेरिका देश जो है ना वो शीर्ष पर रहा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहां से साथियों देखिए 40 सवाल आपके हो गए पूरे के पूरे जीके के। अब साथियों हम लोग यहां पर रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे सबसे टॉप लेवल के। उसके बाद साथियों हम लोग यहां पर मैथ के सवाल देखेंगे। तो आप सभी लोग साथियों बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो यहां पर कहा जा रहा है जैसे नेपाल का संबंध गाय से है वैसे ही भारत का संबंध क्या होगा? तो यहां पर अगर बात करें, देखिए मुझे तो इतना पता है कि भैया नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है, तो उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? मैं कहूंगा क्या बाघ होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों बाघ होता है भारत का राष्ट्रीय पशु। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, एक सवाल आपके सामने ऐसे करके आया है, कह रहे कि 67 है, उसके बाद साथियों फिर 67 है, फिर 56 है, तो उसके बाद आपको बताने कि यहां पर क्या नंबर होगा, और फिर 45, 45, 34, 34, 23, 23 ऐसे करके आपको यहां पर कुल मिला के बताने क्या यहां पर आखिर लॉजिक लगा है, ये एक बार आप साथियों मुझे यहां पर बता देंगे। देखिए यहां पर आपको ऐसा नहीं लग रहा, देखिए 67 से 67 हुआ है, मैं कहूंगा कुछ नहीं प्लस किया गया है। 67 से 56 हुआ, मैं कहूंगा यहां पर 11 माइनस किया गया। अच्छा एक काम करिए साथियों, यहां पर कितना माइनस किया गया है मुझे बताइए? यहां पर भी 11 माइनस किया गया है, और यहां पर कितना माइनस किया गया? यहां पर भी 11 माइनस किया गया है, और यहां पर कितना माइनस किया गया? यहां पर भी 11 माइनस किया गया है। अगर हम साथियों ऐसे चलें, कैसे चलें? जैसे कि मान लीजिए 12 में 11 प्लस करा तो 23 हो गया। अब 23 में 0 प्लस किया, 23 में 11 प्लस किया तो 34 हो गया। 34 में 0 प्लस किया, 34 में 11 प्लस किया तो 45 हो गया। 45 में 0 प्लस किया, अब 45 में साथियों 11 हमें प्लस करना पड़ेगा, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा साथियों? 56 आ जाएगा। और 56 में फिर हम 0 प्लस करेंगे तो 56 आ जाएगा, फिर 56 में 11 प्लस करेंगे तो कुल मिला के खाली जगह में जो आएगा वो 56 आ जाएगा। और 56 आपका कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये भी नंबर सीरीज का सवाल है, कह रहे कि 69 है, 55 है, 26 है, और उसके बाद साथियों 13 है, और कह रहे कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आप जरा मुझे यहाँ पर देखकर बता दीजिए। देखिए
69 से 55 अगर हुआ है तो मैं कहूंगा कितना घटाया गया। यहाँ पर तो देखिए 9 उधर और 9 उधर साथियों, 5 इधर, तो कुल मिला के यहाँ पर तो साथियों 14 घटा दिया गया। 14 नहीं यार, कितना, देखिए 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से, हाँ बिल्कुल 14 घटाएगा। यहाँ पर कितना घटाया गया, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और फिर ये 4 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा। ये तो कोई सीरियल 13 आ जाएगा, 13 29 14 का तो कोई कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। और कोई तरीका साथियों यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है? और कोई तरीका साथियों अगर बात करें, अच्छा एक चीज यहां पर मुझे लग रही है, एक चीज मेरी समझ में आई है, वो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है वो साथियों हो जाए। देखिए जैसे कि 6 और 9 लिखा है, तो 6 और 9 की गुणा कराई जाए तो 9 पंजे 9 छंग कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 आया ना, उसमें एक आप और प्लस कर दीजिए, आपको 55 मिल जाएगा। उसी प्रकार 5 की गुणा अगर 5 में कराओगे तो 25 आता है, 25 में अगर 1 जोड़ दोगे तो आपको 26 मिल जाएगा। उसी प्रकार 2 और 6 की गुणा कराकर 12 आ जाएगा, 1 जोड़ दोगे तो 13 मिल जाएगा, और इन दोनों की गुणा कराकर साथियों 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, 4 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के DIARY को क्या लिखा जाता है, FLFXF लिखा जाता है, और रेडी को ये सब लिखा जाता है। तो एरर को साथियों क्या लिखा जाएगा, कुल मिला के आपको ये बात यहां पर साथियों बताना है। देखिए डी की अगर बात करें, डी 4 पर होता है ना, और आई 9 पर होता है, ए 1 पर होता है, आर 18 पर होता है, वाई आपका 25 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें एफ 6 पर होता है, और एल 12 पर होता है, एफ 6 पर होता है, एक्स आपका 24 पर होता है, और एफ 6 पर होता है। तो देखिए ये 4 है, ये 6, यानी कि 4 से 6 बना है, 2 बढ़ाया गया है, और 9 से 12 हुआ, 3 बढ़ाया गया, 1 से 6 हुआ, यहाँ पर 5 बढ़ाया गया। तो समझ रहे हैं ना साथियों, सबसे पहले 2 बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 3 बढ़ाया गया, और फिर उसके बाद 5 बढ़ाया गया, और 18 से 24 हो गया है तो मैं कहूंगा 6 बढ़ाया गया, और 25 से 6 हुआ है तो अब पता कितना बढ़ाया गया, 7 बढ़ाया गया है ना। तो कुल मिला के यही लॉजिक क्या यहां पर लग रहा है, देखिए एक बार जरा, बिल्कुल साथियों आर से टी 2 बढ़ाया गया, और ई से एच 3 बढ़ाया गया, बिल्कुल वही चीज लग रही है। तो इसमें भी साथियों वही चीज बढ़ा दीजिए, सबसे पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा। तो इसमें 2 बढ़ाएंगे, क्या आ जाएगा साथियों, जी आ जाएगा। जी एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। आर 18 पर होता है, 3 बढ़ाओगे 21, यानी कि यू आ जाएगा। तो जी यू किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब यहां पर यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रही कि एक निश्चित कोड भाषा में आई लाइक हॉलीडेज को SFTU लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर एक चीज मिसिंग है साथियों, देखिए SF और TU और VG, यहां पर साथियों V और G भी होना चाहिए था, क्योंकि 3 वर्ड्स यहां पर हैं, तो 3 वर्ड्स यहां पर होना चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है, देखिए SFTU और VG हो गया, और उसके बाद समर हॉलीडेज स्टार्टेड को NJTU MK लिखा जाता है, ठीक है। आई हेट समर को क्या लिखा जाता है साथियों, आई हेट समर को SFIONJ लिखा जाता है। तो आपको यह बताना है कि समर का कोड क्या होगा। देखिए अब समर कहां पर लिखा हुआ है, समर लिखा हुआ है यहां पर समर हॉलीडेज स्टार्टेड, यानी कि समर का कोड NG हो सकता है, TU हो सकता है, MK हो सकता है। उसी प्रकार साथियों समर कहां पर लिखा हुआ है, एक यहां पर भी समर लिखा हुआ है ना। तो कुल मिला के इसमें और इसमें समर समान है, मतलब एक चीज है। तो समर 2 बार है, दोनों बार है। मैं कहूंगा NJ यहां पर है और NJ यहां पर है, तो मैं कह सकता हूं कि NJ जो होगा ये साथियों समर का कोड ही हो जाएगा। क्या ऑप्शन में NJ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपको बताना है यहां पर, कहने कि यदि ए का अर्थ साथियों क्या है, प्लस है। तो जैसे जैसे साथियों यहां पर हमें बताया जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे, क्या दिक्कत है, आंसर तक पहुंच जाएंगे। कहने कि ए जहां पर आपको दिखे वहां पर साथियों प्लस लगा देना, और एस जहां पर आपको दिखेगा वहां पर माइनस लगा देना, और आपको एम जहां पर दिखे वहां पर गुणा लगा देना, और आपको जहां पर डी दिखे तो वहां पर भाग लगा देना। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना, ये थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता हो। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें,
अब यहाँ पर साथियों सबसे पहले बी लिखा हुआ है, लेकिन बी तो यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है। अब नहीं बताया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। 700 लिखा हुआ है तो साथियों आपने यहाँ पर धीरे से 700 लिख लिया। ए का मतलब आपको पता है प्लस होता है, आपने साथियों प्लस लिख लिया, है ना। अच्छा तो इसका मतलब ब्रैकेट है, बी का मतलब ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर दिया। अब ए का मतलब प्लस है, 110 लिखा है, 110 लिख लिया। अब यहाँ पर एस आ गया है, एस का मतलब माइनस है, तो साथियों मैंने यहाँ पर माइनस लिख लिया। और 90 है तो मैंने 90 लिख लिया। अब ये एफ डी पता क्या है साथियों, डी तो भाग है, ये तो आपको पता है, और एफ पता साथियों क्या, ये ब्रैकेट ऑफ है, ठीक है। तो मैंने ये ब्रैकेट साथियों ऑफ कर लिया। डी का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा, और डी का डिवाइड हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट है, बी का मतलब ब्रैकेट है, फिर यहाँ पर 9 आ गया। एम का मतलब क्या है, गुणा है, और 10 आ जाएगा। एस का मतलब क्या है, माइनस है, 10 आ जाएगा। एफ का मतलब क्या है साथियों, एफ का मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट ऑफ है। चलिए तो आपको इसको सॉल्व करना है, क्या दिक्कत है साथियों। देखिए सबसे पहले अगर बात करें 110 में से 90 जाएगा तो 20 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 720। 720 हो गया, ये भाग हो गया, ये साथियों 90 हो जाएगा, 9 धाम 90 हो जाएगा, 10 जाएगा तो 80 बचेगा, है ना। तो साथियों इसको 720 बटे 80 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 64, 8 नीम 72 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे को कैलकुलेट करके 9 आ जाएगा, और 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कहा आपसे ये जा रहा है कि जैसे 8 4 12 2 को कैलकुलेट करके 13 बनाया गया है, जैसे 16 8 24 4 को कैलकुलेट करके 26 बनाया गया है, तो वैसे ही 22 2 और 14 कितने नंबर को कैलकुलेट करके 22 बनाया जा सकता है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो मेरा मानना है सही जवाब तक आप लोग पहुंच जाएंगे, है ना। चलिए तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते, बहुत आराम से साथियों सवाल का जवाब देंगे। देखिए अगर हम 8 और 4 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 और 2 को जोड़ दें तो कितना, 14 आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो कॉम्बिनेशन बन नहीं, ऐसा तो नहीं, इसका बीच वाला नंबर 13 है, 13 आ गया। उसी प्रकार 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसके बीच वाला नंबर 26 होगा क्या, बिल्कुल साथियों, 24 25 26 27 28, हाँ भाई हो तो रहा है। देखिए ये 24 हो गया, ये 28 हो गया, ठीक है। 25 और 26 27, है ना, बिल्कुल साथियों हो तो यही रहा है। तो उसी प्रकार साथियों ये कितना हो जाएगा, 22 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये कितना, मतलब कुल मिला के बीच का 22 आना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों क्या आना चाहिए, ये एक बार आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो अगर 14 और 6 हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बिल्कुल साथियों यहाँ पर 6 ही आएगा, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के, अच्छा इसको एक और तरीके से कर सकते थे। देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 की अगर बात करें तो साथियों 10 हो जाएगा। और 12 और 4 कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कितना बनेगा, ये 26 बनेगा। 26 का आधा 13 होता है, ये लिखा हुआ है। ऐसे ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो कुल मिला के इस सवाल के 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। तो साथियों वीडियो को भी आप लोग लाइक कर देंगे। अब इसका सवाल की अगर बात करें, अब यहां पर साथियों आपसे कहा जा रहा है कि श्रवण उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। देखिए मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में, आपको क्या पता भैया उत्तर किधर है, पूर्व किधर है, उत्तर पूर्व किधर है। तो आप मान लीजिए यहां पर बैठे, हमेशा आपका ऊपर जो होगा ये हमेशा आपको उत्तर मानना है, हमेशा इस वाली साइड को अपना पूर्व मानना है, हमेशा इस वाली साइड को अपना दक्षिण मानना है, और हमेशा इस वाली साइड को साथियों अपना पश्चिम मानना है। अब मान लीजिए सवाल में कहा जा रहा है कि अब आप उत्तर पूर्व की तरफ चलिए, तो आप इधर चलेंगे, क्योंकि ये उत्तर है ये पूर्व है, तो बिल्कुल बीच में चलेंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा 2 कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर, 2 शब्द है, एक वामावर्त शब्द है, एक दक्षिणावर्त शब्द है। देखिए घड़ी जो होती है ना, घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं, ऐसे 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 चलती है, ऐसे ऐसे चलती हैं। तो ये साथियों दक्षिणावर्त चलती हैं। क्या साथियों, दक्षिणा वर्त चलती हैं। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा एक शब्द है यहाँ पर वामावर्त। वामावर्त है साथियों घड़ी की दिशा के उल्टे चलना। कैसे चलना, उल्टे, यानी कि साथियों ऐसे 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 करके चलना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए करके श्रवण उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है, यानी कि अभी वो यहाँ पर है और इस तरफ साथियों वो देख रहा है। कहा जा रहा है
कि पहले वे 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। तो अगर वो मान लीजिए अभी इधर है तो 45 डिग्री इधर ही तो होगा, ये 45 का ही तो कोण बनेगा साथियों। चलिए, तो कह रहे कि फिर वो 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यानी कि फिर से वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। तो अभी अगर वो साथियों यहां पर है तो वो यहां पर अब देखने लगेगा, ये 90 का कोण मैंने बन गया। यानी कि फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त साथियों वो घूम जाता है। तो 180 डिग्री दक्षिणावर्त साथियों घूम जाता है, यानी कि अभी वो अगर इधर है तो दक्षिणा, देखिए 90 ये हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा, 180 घूमेगा दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में, तो वो उसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। तो कह रहेगा अब वो किस दिशा में देख रहा है, तो ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा भैया पूरब होती है। तो पूरब दिशा में साथियों वो अभी देख रहा है। पूरब कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर अगर बात करें साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता है, कोट, शर्ट, जैकेट, स्वेटर, इनमें से सबसे अलग कौन सा, ये आपको बताने। देखिए ठंड आती है तो ठंड में आप जैकेट भी पहनते हो, आप स्वेटर भी पहनते हो, आप कोट भी पहनते हो, लेकिन कहीं ना कहीं शर्ट नहीं पहनते हो। यानी कि ये गर्म कपड़ा है, ये भी गर्म कपड़ा है, ये भी गर्म कपड़ा है, लेकिन ये शर्ट गर्म कपड़ा नहीं है। तो मैं कहूंगा सबसे अलग क्या हो जाएगा, यहाँ पर शर्ट हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों, सबसे पहले तो इस सवाल को समझिए, उसके बाद इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। करेंगे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला कहती है, ठीक है, मान लीजिए वो तस्वीर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये साथियों वो महिला हो जाएगी। महिला कह रही है कि यह जो है ना, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी कि दादाजी के इकलौते बेटे, यानी कि वो अपने पिताजी की बात कर रही है। कह रही कि मेरे पिताजी का बेटा, यानी कि मेरे पिताजी का बेटा, तो अब वो अपने भाई की बात कर रही है। कह रही कि तस्वीर का व्यक्ति से क्या संबंध, यानी कि ये तो इसका भाई हो जाएगा भाई साहब। तो कहने के तस्वीर का व्यक्ति उस महिला से क्या लगता है, तो कुल मिला के भाई लगता है, भाई लगता है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब कथन आपके सामने है और दो निष्कर्ष आपके सामने हैं। आपको साथियों देखना है इन निष्कर्ष को और कथन वगैरह को, और आपको बताते रहना है साथियों कि सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि सभी पुरुष रोबोट हैं, है ना। तो साथियों मान लीजिए ये पुरुष हो गए और सभी पुरुष साथियों क्या हो गए, सभी पुरुष रोबोट हो गए, और सभी रोबोट क्या हो गए साथियों, सभी रोबोट ये मशीनें हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कि कौन कौन सा निष्कर्ष गलत है, कौन सा निष्कर्ष सही है। करके सभी मशीनें पुरुष हैं, सभी मशीनें पुरुष हैं, नहीं भैया कुछ मशीनें पुरुष हैं, इतनी मशीनें पुरुष हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, रोबोट पुरुष है। अच्छा यहां पर लिखा होगा साथियों कुछ रोबोट, क्या साथियों लिखा होगा, कुछ रोबोट पुरुष है, तो कुछ रोबोट पुरुष है, कुछ रोबोट पुरुष हैं, बिल्कुल साथियों इतने रोबोट जो हो जाएंगे वो पुरुष हो जाएंगे। तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष दो वाला जो होगा वो आपका साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो अब साथियों यहां पर अगर बात करें तो अब साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और यहां पर भी वही दो कथन है और यहां पर भी साथियों दो निष्कर्ष हैं। तो कुल मिला के अगर बात करते करके सभी लड़कियां लड़के हैं, तो अब जैसे यहां पर साथियों कहा जा रहा है वैसे करते जाइए। तो सभी लड़कियां लड़के हैं, तो मान लीजिए ये क्या हो गई, लड़की लड़कियां होंगे, और सभी लड़कियां जो है ना वो क्या हो गए साथियों, वो लड़के हो गए, सभी लड़कियां लड़के हो गए। और उसके बाद कहा गया है कि सभी लड़के पुरुष हैं, क्या सभी लड़के जो है ना, सभी लड़के साथियों पुरुष हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए करके सभी लड़कियां पुरुष हैं, हाँ सभी लड़कियां पुरुष हैं, क्योंकि पुरुष के अंदर लड़कियां हैं, बिल्कुल सही। कुछ पुरुष लड़कियां हैं तो कुछ पुरुष लड़कियां, बिल्कुल ये बात भी सही हो जाएगी, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए एक वेन आरेख का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि उस आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। खेल, शतरंज और साथियों यहाँ पर टेनिस। देखिए ये शतरंज भी एक खेल है, टेनिस भी एक खेल है, तो अगर मैं कहूं ये खेल हो जाएंगे और ये शतरंज हो गया, ये टेनिस हो गया। और क्योंकि कोई टेनिस शतरंज नहीं होता है और कोई टेनिस शतरंज नहीं होता है और कोई शतरंज टेनिस नहीं होता है, तो अलग अलग ही बनेंगे। तो ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, ऐसा आरेख साथियों ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है।
तो अब साथियों यहां से आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन मैथ्स के सवालों को भी साथियों आप लोग देखिए और अपनी मैथ पर पकड़ बनाइए, है ना, क्योंकि साथियों 30/30 ये आपका स्कोर होना चाहिए आपके रियल एग्जाम में। तो आप अगर चाहते हैं साथियों 30/30 आपका स्कोर आए तो इन सभी सवालों को देखिए, करने की कोशिश कीजिए साथियों इन सवालों को सॉल्व। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कों की संख्या अगर 3x है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी साथियों, 2x होगी। कह रहे कि यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए एक काम करिए, इसको हम साथियों एक काम करें, इसको हम 300 मान ले और इसको हम 200 मान ले। यानी कि हम ये मान ले कि लड़कों की संख्या अगर 300 है तो लड़कियों की संख्या 200 है, और 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखिए 20% लड़कों को, अगर लड़कों की संख्या 300 है, अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलती है, 80% को नहीं मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार लड़कियों की संख्या 200 है और 25% लड़कियों को अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलती है, 75% को नहीं मिलती है। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 100 एकम 100, 100 दूना हो जाएगा, 100 एकम 100, 100 तियां हो जाएगा, 8 तियां 24 हो जाएगा, मतलब 240 आ जाएगा, और 75 दूना 150 हो जाएगा। तो इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, हो जाए ना, है ना। तो साथियों कह रहे कि तो मैं कहूंगा साथियों के टोटल अगर बात करें कितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है साथियों, 0 0 मान लीजिए हमने नहीं कट किया जीरो को, 4 और 5 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 390 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ये आपको प्रतिशत में बदलना है ना। नीचे क्या आ जाएगा, 300 + 200 500 नीचे आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे, ये 2 0 कट जाएगा, 5 7 35 आपका हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि 78% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात कितना बताया गया है साथियों। एक मिश्र धातु है, उसमें साथियों क्या है, उसमें सोना है और उसमें साथियों चांदी है। क्या है साथियों, सोना है और चांदी है, ऐसा कहा गया। इनका अनुपात जो है ना, अगर सोना 17 है तो साथियों चांदी कितनी है, 3 है। कह रहे कि यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन, अच्छा यहाँ पर चांदी का अनुपात दे रखा है कितना, 3 दे रखा है, लेकिन कहने के चांदी का वजन अगर 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन साथियों कितना होगा। देखिए हम 3 की किससे गुणा कराए, है ना, 3 की साथियों किससे गुणा कराए कि 2.7 आ जाए। तो मैं कहूंगा 0.9 से अगर गुणा करा दी जाए, है ना साथियों, 9 तियां 27 तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसकी भी सोने का भार पता करने के लिए भी हम साथियों इसकी गुणा कराएंगे 0.9 से, है ना साथियों। तो 0.9 से अगर साथियों इसकी हम गुणा करा दे तो कितना आ जाएगा, 17 × 9 कितना होता है, 153 होता है। तो एक नंबर के बाद साथियों यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 15.3 ग्राम हो जाएगा साथियों सोने का वजन। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर कितना है, 160 है, और उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:3 है। यानी कि अगर एक संख्या 5x है तो दूसरी संख्या 3x होगी, और कहने के इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है साथियों, 160 का है। तो अगर हम साथियों क्या 5x - 3x करेंगे तो कितना आना चाहिए, 160 आना चाहिए। 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, 2x बराबर 160 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 2 से कट होगा ना तो 80 आ जाएगा। तो कुल मिला के दोनों संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछ रहे हैं। जब x बराबर 80 है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 80 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और साथियों 80 × 3 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो इनको आपको क्या करना है साथियों, कैलकुलेट करना है। तो 400 की गुणा 240 से करा लीजिए साथियों, है ना। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। 3 0 है ना टोटल, तो 3 0 साथियों इसमें हम लगा देंगे, 96,000 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लगा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर देखिए यानी कि 1/8 है और साथियों 2/12 है, और उसके बाद 3/16 है, और उसके बाद साथियों 4/20 है। तो आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर यहां पर क्या होगा। सबसे बड़ा नंबर साथियों पता करने के लिए आप पता क्या कर सकते हैं, देखिए साथियों अगर हम देखें कि ये सबसे बड़ा है या ये सबसे बड़ा है, इस बात का डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 12 एकम 12
ठीक है, ये आ गया। और 8 दूना 16। अब मुझे बताइए कि ये 16 बड़ा है या 12 बड़ा है। तो मैं कहूंगा 16 बड़ा है, तो मैं कहूंगा ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है। तो ये तो लिस्ट से हट ही गया, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमें चाहिए था, है ना। अब साथियों हम क्या करेंगे, अब देखिए 2/12 और 3 ये क्या था, 3/16 था, है। अब इसमें से देखिए कौन सा नंबर बड़ा है। 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो बताइए ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। तो ये नंबर बड़ा है। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, क्या यहां पर अगर बात करें, अब ये दोनों लिस्ट से कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इसमें से मुझे बताइए कौन सा नंबर बड़ा होगा, 3/16 और 4/20। देखिए 16 चौक कितना हो जाएगा, 64, और 20 तिया कितना हो जाएगा, 60। तो मैं कहूंगा ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो 4/20 ये जो है ये सबसे बड़ा नंबर है और सबसे बड़ा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। चलिए देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि एक मेज है और एक झूला है, इसको प्रत्येक को 9336 रुपए में बेचा गया है। अच्छा, मेज को 8% के लाभ पर बेचा जाता है और झूले को 8% की हानि पर बेचा जाता है। इस पूरे लेन देन में लाभ होगा या हानि होगी, होगा तो क्या होगा, कितना होगा। कभी भी साथियों अगर ऐसे आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया दो चीजें आपको दे दी जाएं, है ना, दो चीजें और कोई मूल्य दे दिया जाए, कह रहे हैं कि इसको अगर पहली वाली चीज को बेचा जाता है तो 8% का लाभ होता है, मतलब कितने प्रतिशत का भी, और दूसरी वाली चीज को बेचा जाता है तो इतने प्रतिशत की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में कितना लाभ कितनी हानि होगी। तो हमेशा साथियों अगर समान समान लाभ हानि हो रही है तो हमेशा वहां पर हानि ही होती है ना। और इसका सूत्र होता है x²/100। अब x हम किसको मानते हैं, ये जो नंबर सेम होता है ना, इसको ही मानते हैं, यानी कि 8 का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा सातों, 8 गुणा 8 और बटे सातों यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। ये कितना हो जाएगा, 8 8 64/100 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो है ना, तो साथियों क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 2 नंबर के बाद, यानी कि कितना साथियों, 64.64 आपकी हानि होगी। और 0.64% हानि कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर कहा जा रहा है कि कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 रुपए में बेच दिया, उसे कितना लाभ होगा। अरे भैया 280 रुपए में कोई चीज खरीदी गई है, 315 में बेच दी गई है, तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ जरा देखिए। इसको तो अगर बात करें 35 रुपए बचे हैं, लेकिन इस 35 रुपए को प्रतिशत में आपसे पूछा जा रहा है बदलो, तो इसको प्रतिशत में बदलोगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, यानी कि खरीदा गया मूल्य। तो कितने रुपए में खरीदा था, 280 रुपए में खरीदा था, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 आपका हो जाएगा, है ना। और ये 50 बटे कितना आ जाएगा, 50/4 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो 12.5% का लाभ होगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथों, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए, और ये आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है साथियों। आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 12 दिन में करते हैं। यानी कि ए अगर कोई काम करता है तो 10 दिन में करता है, और बी अगर वही काम करता है तो 12 दिन में करता है। करके यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी कि पहले दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, फिर चौथे दिन बी करता है, ऐसे एक एक दिन छोड़कर। तो कुल मिला के यहां पर एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो दोनों से कटे, यानी कि 10 12 आ जाएगा, 10 की 12 से करो तो 120 आ जाएगा, है ना। देखिए 60 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 60 भी तो दोनों को काट, 10 छंग और 12 पंजे 60, ये बात क्लियर है। यानी कि ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। इसका मतलब ये होगा, और ये क्या होगा साथियों, 60 जो होगा 60 ये टोटल काम हो जाएगा। मैं आपको हर बार बताता हूं, ये क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल काम हो जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि देखिए 60 काम है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, दूसरे दिन में 5 काम हो रहा है, यानी कि 2 दिन का काम कितना हो रहा है साथियों, 2 दिन का काम 11 हो रहा है। हमें काम कितना करना है साथियों, 60 काम हमें करना है। कितना काम करना है, 60 काम हमें करना है। तो अगर हम इसकी 5 से गुणा करा दे तो 55 काम हो जाएगा। कितना साथियों, 55 काम हो जाएगा। अच्छा 5 की गुणा फिर हमें इससे भी गणा कराना होगी, तो 10 दिन में साथियों कितना काम हो गया, 55 काम हो गया। 10 दिन में 55 काम हो गया। अब किसकी बारी होगी, अब साथियों इसकी बारी होगी। किसकी बारी होगी, अब साथियों यहां पर अगर बात करें इसकी बारी होगी।
तो अगर 55 काम होता, ये 60 काम है, 55 काम होता और पूछा जाता कितना काम है, तो साथियों 10 दिन आप बता देते। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो कुल मिला के 10 दिन तो लग रहे हैं, लेकिन अब काम कितना बचा है, 5 काम बचा है। 55 हो गया, 60 काम था, 5 काम बचा है, और बारी किसकी है, बारी इसकी है। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो मैं कहूंगा काम जो होगा वो 10 सही 5/6 दिनों में होगा। कितने दिन में होगा, 10 सही 5/6 दिन में वो काम होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, 10 सही 5/6, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में आप लोग मान लेंगे। टाइप नहीं हो पाया होगा, हो सकता हो सही तरीके से। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।